हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज here और आज हम हैं Geeks for Geeks के ऑफिस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर संदीप जैन सर के साथ। ही इज द फाउंडर ऑफ Geeks for Geeks। इनकी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी है। ही स्टार्टेड एज अ टीचर इन अ कॉलेज और उसके बाद उन्होंने सोलो हैंडेडली इस कंपनी को स्टार्ट किया। Geeks for Geeks हम सभी को पता है, काफी बढ़िया वेबसाइट है। हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं अपनी कॉलेज की जर्नी में तो हम एक ना एक बार Geeks for Geeks के ऊपर आते ही हैं। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके फाउंडर की कैसी जर्नी रही वो आज बात करने वाले हैं सर के साथ। इसके अलावा सर की क्या व्यूज हैं फॉर अ टीयर 3 स्टूडेंट, क्योंकि वो भी एक टीयर 3 स्टूडेंट थे और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई। तो एक टीयर 3 स्टूडेंट किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, कैसे कंपनीज में जॉब पा सकता है, ये बात कर रहे होंगे। और भी मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो काफी इंस्पायरिंग वीडियो रहने वाली है, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल। सर, GFG को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता रहा हूँ। जब से मैं कॉलेज में गया था तो पहला जो वेबसाइट प्रोग्रामिंग का जो मैंने देखा था वो Geeks for Geeks ही था। और मुझे लगता है काफ़ी सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिनके लिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग वेबसाइट जो है वो Geeks for Geeks थी। तो मेरे लिए Geeks for Geeks एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग जाओगे तो कुछ भी सर्च करना है तो आपको Geeks for Geeks मिल जाएगा। आपके लिए कैसा है? आप क्या मानते हो Geeks for Geeks कैसा प्लेटफॉर्म, और आपके व्यूज़ क्या हैं Geeks for Geeks के ऊपर? तो गीक्स फॉर गीक्स का जो इनिशियली से लेकर अभी तक का जो प्लान रहा है वो रहा है कि हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हर तरह से हेल्प करना है, चाहे वो कहीं के भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, IIT के हों या टीयर 3 के हों या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के हों। और हमने सारा काम अभी तक उसी के अराउंड करा है। तो मैं उसको उसी तरह से देखता हूँ कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको हर तरह से हेल्प कर पा रहे हैं। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी भी जर्नी के थ्रू गया हो, किसी SD जॉब में या किसी भी कोडिंग रिलेटेड जॉब में, उन्होंने गीक्स फॉर गीक्स ज़रूर यूज़ करा होगा। एक बार नहीं तो कम से कम एक बार तो यूज़ करा होगा। तो वो उस तरह से मैं इसको देखता हूँ। और हमने जो भी चीज़ें करी हैं आज तक गीक्स फॉर गीक्स में, वो सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सोच के ही करी हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो फ्री कंटेंट देखते हो तो वो ये था कि पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई कंटेंट नहीं था, तो हमने पहले वो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा कि कंपनीज क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए जब क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइट्स होते थे वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज वाले क्वेश्चंस होते थे। वहाँ पर स्टूडेंट्स अटक जाते थे कि कंपाइलर एरर में अटक गए या कोई एरर आ गया। तो फिर हमने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा उनके लिए कि यार उनको एक आसानी से क्वेश्चन मिल जाए। जैसे प्राइम नंबर का क्वेश्चन है तो उनको ऐसा सिंपल क्वेश्चन मिल जाए कि प्राइम नंबर का कोड लिखो। तो वो प्रॉब्लम हमने वहाँ पे थोड़ी सॉल्व करी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद हमें लगा कि यार स्टूडेंट्स को एक और प्रॉब्लम आती है कि उनको ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट चाहिए होता है। तो हमने देखा कि यार बहुत सारे कंपनीज हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत सारे कॉस्टली कोर्सेज हैं। तो हमें वहाँ पर भी लगा कि यार यहाँ पर भी हम हेल्प कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अगेन। तो उसका स्टोरी ऐसा है कोर्सेज का कि मुझे बहुत टाइम तक तो लगता था कि यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कोर्सेज की ज़रूरत होती नहीं है, जनरली होनी चाहिए भी नहीं, मुझे अभी भी लगता है नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की कि कोई उनको गाइडेड पाथ दे दे। तो हमने फिर कोर्सेज भी स्टार्ट करे बाद में। वो भी अगेन आइडिया ये था कि उनको बहुत कम कॉस्ट पे कुछ ऐसे कोर्सेज दिए जाएं जिससे वो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ ले, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स में हमें काफ़ी सारा फीडबैक ऐसा आता था कंटेंट बहुत है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमने फिर कोर्सेज स्टार्ट करे और कोर्सेज का कॉस्ट हमने हमेशा ऐसा रखा कि स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएँ। उसके बाद मैंने एक और प्रॉब्लम देखा कि स्टूडेंट्स को जॉब की दिक्कत होती है कि यार फ्रेशर्स के लिए जॉब कम है या कोई जॉब पोर्टल नहीं है स्पेसिफिक टू इंजीनियर्स। तो हमने फिर गीक्स पर ही जॉब पोर्टल भी स्टार्ट करा और उसमें हम एक कॉन्टेस्ट भी कराते हैं, जॉबएथॉन, जो मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होता है, हर मंथली कॉन्टेस्ट होता है। तो पूरा आइडिया मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा आइडिया अभी तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हर तरह से हेल्प करने का रहा है और वही हम करते हैं। मैं इस तरह से देख रहा हूँ इसको पूरी तरह से। राइट। और पूरा 360 हर व्यू, हर चीज़ आपने कवर किया इसके अंदर। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और अब इतने बड़े स्केल पे आ चुका है कि आज ही मैं चेक कर रहा था कितने हिट्स आते हैं। तो 59 पॉइंट समथिंग मिलियन हिट्स मुझे मिले, पता नहीं कितना सही है डेटा है नहीं है, पर मंथ इतने हिट्स आ रहे होते हैं। और इंडिया के अंदर मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। और अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पे तो ऊपर इसके स्टैक ओवरफ्लो डायरेक्टली आ रहा होता है। अच्छा, इस स्केल पे अब आ चुके हो आप, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या टाइप की चीज़ें नहीं थी? अपनी आप जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है, हम सबको पता होगा कि Geeks for Geeks क्या है, सब ने यूज़ किया है। इवन मैं अभी देख रहा था कि मेरे फ़ोन में भी एक टैब Geeks for Geeks का खुला ही हुआ था। बट कैसे स्टार्ट किया था, क्या जर्नी रही थी, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने देखी थी, और आपका कैसे पूरा का पूरा रहा सफ़र, वो आप बताइए। तो मैं एक सिटी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की थी। और स्कूलिंग मैंने की थी यूपी बोर्ड से, जो अच्छा। म्यूनिसिपल स्कूल होते हैं ना, बिल्कुल गवर्नमेंट वाले, जिनकी 2 रुपये महीने फीस जाती थी उस टाइम। तो आप इमेजिन कर सकते हो मैंने बहुत ख़राब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा है वहाँ पर।
उसके बाद जब सारे स्कूल के बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो मैं भी चला गया कि आईआईटी की तैयारी करते हैं। 2 साल आईआईटी की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद हुआ कि एडमिशन हुआ टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा। हालांकि मैं बोलूँगा एकेडमिक्स में इतना ख़राब नहीं था। मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था 2 बार, और एक बार मेंस में भी जो फाइनल ट्राई किया था उसमें 5000 रैंक आई थी। अगर इतनी सीट्स होती उस टाइम तो शायद मिल जाता आईआईटी। जब पहले प्री और मेंस होता था, अब मेंस और एडवांस हो गया है। हाँ हाँ, पहले प्री और प्री और मेंस। मेंस होता था हमारे राइट यहाँ। राइट। तो वो जब नहीं हुआ, टियर 3 में हो गया, तो वहाँ पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे अलग ही लेवल का और स्ट्रगल था। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करा तो हमारा जो कॉलेज था इंजीनियरिंग वाला, वो पहले एक आगरा यूनिवर्सिटी में चलता था, और उन्होंने उसी साल उसको आगरा यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करके एक यूनिवर्सिटी थी, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी उस टाइम। अभी उन्होंने रीनेम कर दिया उसको, शायद अब्दुल यूपीटीयू। कलाम यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। हाँ, उस टाइम यूपीटीयू बोलते थे। हाँ। तो वहाँ पर हमारा पहला बैच था, और उस बैच में क्या था कि ऐसा था, पहले हमारे सीनियर्स आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, और हमारे पेपर आने थे आईआईटी से सेट होके, अच्छा। और आईआईटी वाले ही उनको चेक करने वाले थे। तो 87 की हमारी स्ट्रेंथ थी, उसमें से 5 लोग केवल ऐसे थे इनका कोई बैकलॉग नहीं था। इतना खराब था, एकेडमिक का इतना प्रेशर था। तो मैं पूरे दिन रात पढ़ता ही रहता था, बाकी सब चीज़ों में फोकस ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। इतना एकेडमिक्स ही रात काफी। रात भर पढ़ना, दिन भर पढ़ना, कैसे भी ये बैकलॉग ना आए। राइट। तो उस तरह का मैंने इंजीनियरिंग देखा, और टीचर्स वही वाले थे जो आगरा यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को पढ़ा रहे थे, और सीनियर्स का भी हेल्प नहीं था क्योंकि उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से करा था। तो मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स आजकल क्रिप करते हैं कि यार कोविड की वजह से ये हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, और हमारे कैरियर में क्यों आना था। राइट। तो यू कैन रिलेट इट विद माई एग्जाम्पल कि हमारे केस में वो पहला बैच था, और हमें बहुत स्ट्रगल हुआ, और उसके एक्चुअली हमें बहुत एडवांटेज मिले क्योंकि हमने वो स्ट्रगल देख लिया, उससे पार हो गए हम। तो आज की डेट में हमें छोटे मोटे स्ट्रगल इतने बड़े लगते नहीं हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो जब मैंने आईआईटी, जब वहाँ से बीटेक कर लिया, उसके बाद मुझे हमेशा से लगता था कि यार मुझे टीचिंग करना है। पता नहीं उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि मैंने बहुत ख़राब टीचिंग देखी है स्कूल में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। दूसरा, मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ाना। मैं मतलब स्कूल में भी अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, बीटेक में भी अपने जूनियर्स को पढ़ाता था। बीटेक में तो सीनियर्स भी पढ़ते थे क्योंकि वो आगरा यूनिवर्सिटी के आपसे थे। पढ़ते थे? क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा होता था कि सेकंड सेमेस्टर में जो चीज़ हम पढ़ रहे होते थे वो बाद में 5th-6th सेमेस्टर में जाके पढ़ रहे होते थे। अच्छा। अरे। तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था हमेशा से। तो उस वजह से मुझे लगा कि यार पढ़ाने का जॉब करना है, तो बीटेक के बाद मैंने हर जगह टीचिंग का अप्लाई करा। और एक टाइम ऐसा था कि कॉलेज इतना ख़राब था, और 2004 में मैंने बीटेक किया था। उस टाइम क्या था कि कॉलेज का नाम बहुत मैटर करता है। मतलब कंपनी सीधे आपका कॉलेज देखकर प्रोजेक्ट कर देते हैं, दे डोंट इवन कॉल यू फॉर इंटरव्यू। अभी काफ़ी चेंज हो गया है। राइट। तो मैंने बीपीओ के जॉब में भी अप्लाई किया, उसमें तो मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से आ रहा था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोकल कंप्यूटर सेंटर्स में भी अप्लाई करा टीचिंग जॉब के लिए। इनफैक्ट वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया था। दिल्ली शिफ्ट हो गया था मैं अपने भाई के पास। उसके बाद मैंने टीचिंग का ही मैं हमेशा अप्लाई करता था, मुझे पता था यार मुझे टीचिंग करना है। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था, वहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ाया। और 1 साल पढ़ाने के बाद मैंने फिर वहाँ पर गेट की भी तैयारी करी, जो एमटेक वाला एग्ज़ाम होता है। राइट। तो गेट की तैयारी करने के बाद मेरा आईआईटी रुड़की में एडमिशन हो गया। और आईआईटी रुड़की के 2 साल बहुत अच्छे थे, मुझे वो एकेडमिक प्रेशर बिल्कुल लगा ही नहीं कुछ बीटेक प्रेशर के सामने। और आईआईटी रुड़की में मैं सेम पर्सन था जिसको बीपीओ भी रिजेक्ट कर रहे थे, कंप्यूटर सेंटर भी रिजेक्ट कर रहे थे, तो कंपनी तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी नहीं कर रहे थे। और सेम पर्सन के पास डी शो से ऑफर थी और ऑफलाइन ऑफ कैंपस भी ऑफर थे। तो इतना मैटर करता था उस टाइम कॉलेज का नाम। तो आईआईटी रुड़की से एमटेक करा, और एमटेक करने के बाद मैं डी शो चला गया था। और डी शो में 2.5 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे टीचिंग ही करनी है भाई। तो मैंने फिर से जेआईटी ज्वाइन करा। वहाँ 5.5 साल पढ़ा। जेआईटी के इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर मैंने एज ए टीचर ज्वाइन करा था छोड़ के। और जो गीक्सवर्क्स की स्टार्टिंग हो गई थी वो डी शो में ही हो गई थी। मैंने पार्ट टाइम ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया था, उस टाइम ब्लॉग स्पॉट चलता था, तो ब्लॉग स्पॉट पे स्टार्ट करा। और गीक्सवर्क्स पता नहीं क्यों इतना अच्छा टर्नआउट हुआ, मेरा टीचिंग का पैशन भी फुलफिल हो गया। और जो मैंने स्ट्रगल किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, समहाउ आई कुड हेल्प द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करें, तो उससे सारे पर्पस फुलफिल हो रहे थे। तो 5.5 साल बाद टीचिंग करने के बाद जब गीक्सवर्क्स काफ़ी ग्रो हो गया उस टाइम तक, फिर मैंने गीक्सवर्क्स फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से जर्नी फुल टाइम की चल रही है। तो आपने वहाँ पे 5 साल पढ़ाया दोबारा से, और फिर उसके साथ साथ आप कंटिन्यू भी कर रहे थे अपना गीक्स। आप तब तक आप सोलो चला रहे थे? हाँ, तब तक मैं सोलो चला था। 5.5 साल वो बिल्कुल पार्ट टाइम एक्टिविटी होती थी। राइट। और टीचिंग जॉब का बहुत फ़ायदा था कि वो 9 to 5 जॉब थी। तो 5 बजे के बाद आते ही घर पे बस गीक्सवर्क्स पे काम करना है, आर्टिकल लिखने हैं। राइट। और इतना प्रेशर नहीं होता जितना जनरली एसडी जॉब में होता है, इतना काम नहीं होता। तो बहुत
मज़ा आया, 5 साढ़े 5 साल पढ़ाने को भी मिला और गीक्स और में भी खूब काम करा। अच्छा, आपने ये बताया कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बायस था बेस्ड ऑन योर कॉलेज एंड बैकग्राउंड। अभी भी मुझे दिखता है काफ़ी ज़्यादा वो है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप कैसी सिचुएशन है? वो पहले से थोड़ा बेटर हो गया है, क्या है? पहले से तो बहुत बेटर हो गया है, बहुत बेटर हो गया है। मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब मैं जेआईटी में पढ़ाता था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो गूगल क्रैक कर रहे हैं और अमेज़न क्रैक कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। उस टाइम पर क्या-क्या स्ट्रगल रहे थे जब आपने स्टार्ट किया था? कोई एक पर्टिकुलर आप अगर इंसिडेंट बताना चाहें, और अब किस टाइप का चल रहा है? किस टाइप के अभी भी आप स्ट्रगल डे टू डे फेस कर रहे होंगे? कुछ अगर आप बताना चाहें इसके अंदर? तो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन रहा है, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है, वो था कि डी शॉ की जॉब छोड़ना और एक टीचिंग जॉब में जाना। राइट। उसमें इतना फैमिली की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से इतना सेटबैक मिला, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बोला। इनफैक्ट मेरी वाइफ बहुत गुस्सा थी मेरे से उसको लेके कि यार तुम सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ के एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर बनने जा रहे हो। लेकिन मुझे मतलब इट वाज जस्ट अ शीयर इंस्टिंक्ट डिसीजन कि यार ये करना है मुझे बस टीचिंग, और वहाँ से जेआईटी से ऑफर आ गया है, मुझे बस जाना है जेआईटी में। मैंने रिज़ाइन पहले कर दिया, लोगों को बाद में बताया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार ये क्या कर रहा है भाई, और बहुत सारे लोगों के कॉल आने लग गए कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी सोचा शायद मुझे फायर करा गया है डी शो से, क्योंकि सैलरी सीधे नीचे चली गई थी और टीचिंग का एनवायरनमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। आप एसडी जॉब में होते हो, बहुत सारे पर्क्स होते हैं और लोग भी अलग तरह के होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं डी शॉप में जॉब करता था तो कोई टाइमिंग नहीं होती थी जाने आने की। हुँ, हुँ। और जब मैं टीचिंग जॉब में गया तो पहले दिन ही मेरे को बोला गया कि यार 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी, आप 9:15 बजे आए हो। तो बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, तो बहुत बड़ा सेटबैक था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। पर एक टाइम पे ऐसा भी आया अनुज कि मुझे लगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। कि अच्छा। इतना सा, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया उसके बाद लोगों को बताया, उन लोगों ने इतना ज़्यादा बोला कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगने लग गया कि यार आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो मैंने जाके बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई भी करा और वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद और जेआईटी में ज्वाइन करने से पहले, और फॉर्चुनेटली मैं रिजेक्ट हो गया वहाँ पर भी। तो आई कुड फोकस फॉर्च्यूनेटली। फोकस ऑन गीक्स और गीक्स। सही है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट ही किया होगा, तो आप पढ़ा रहे हो, टीचर हो, तो कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा ना कि चलो अब मैं ये भी छोड़ता हूँ, मेरे को फुल टाइम लगना है इसके अंदर, तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही थी? तो जेआईटी में मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आ रहा था। वो गीक्स और भी चल रहा था, टीचिंग भी चल रही थी, राइट। और मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। मुझे टीचिंग करनी थी और फुल 5.5 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, बहुत। और मैंने 5.5 साल टीचिंग में बिता दी। लेकिन टाइम के साथ गीक्स और इतना ग्रो हो गया था और इतने सारे ईमेल्स आने लग गए थे, इतना सारा कंट्रीब्यूशन आने लग गया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ईमेल्स लिखे कि यार मेरा भी आर्टिकल लिख लो, और स्टूडेंट्स अपने आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने लग गए। तो मुझे थोड़ा टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ यार इट्स नॉट गुड टू कंटिन्यू योर इवन दिस जॉब, आई शुड बी गिविंग फुल टाइम टू गीक्स स्टोरीज। और वो डिसीजन बहुत मुश्किल नहीं था। मतलब अगर आप वो वाला डिसीजन कंपेयर करो कि डी शॉ की जॉब छोड़ के टीचिंग में जाना वर्सेस टीचिंग छोड़ के गीक्स स्टोरीज फुल टाइम करना, वो इतना मुश्किल नहीं था, हाँ, वो क्योंकि पहला एड से डिसीजन ऑलरेडी तो इनकम हो काफ़ी रही क्रेज़ी था। थी। वो बहुत मुश्किल डिसीजन, मतलब वो हो ले लिया था, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना क्रेजी डिसीजन है। हाँ, हाँ। तो ये वाला मुश्किल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उससे अर्निंग हो रही थी ऐड से, तो वो उसके बाद तो लाइफ इजी रह गया, मतलब इतना मुश्किल नहीं था। राइट। लेकिन अब एक अलग ही स्केल पे आप काम कर रहे हो। आप बता रहे थे कि टीचिंग का भी अब नहीं मिल रहा था टाइम, और काफ़ी और नई-नई चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं। तो वो कैसे आप डील कर रहे होते हो डे टू डे, और क्या-क्या आ रहे होते हैं अब इस टाइम पर? इस टाइम बहुत, अब तो लेवल ऑफ गेम अलग ही हो गया है। जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हो स्टार्टिंग में बहुत इजी होता है, छोटी सी टीम होती है, बहुत कम लोग होते हैं, कम चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जब आपका टीम साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और पीपल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। मुझे टीचिंग करने में बहुत मज़ा आता था अच्छा। और मुझे अनफॉर्चुनेटली वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभी टीम साइज़ इतना बढ़ गया है, कंपनी इतना ग्रो कर गई है, तो पीपल मैनेजमेंट करना होता है, तो वो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ अभी। राइट। लेकिन वो जो भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। और चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कंपनी में, लाइक कई सारे सेटबैक आते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, नहीं चलती हैं, और कई बार कई लोग छोड़ के चले जाते हैं जो बहुत बड़ी टीम मैनेज कर रहे होते हैं, फिर उनकी टीम को खुद से देखना होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बट लेकिन वो है कि आप टाइम के साथ करते हो, गलती करते हो, फिर सीखते हो, तो इट कीप्स ऑन वर्किंग एंड ग्रोइंग दैट वे। राइट। पार्ट ऑफ द जर्नी ही पार्ट रहता ऑफ द है, जर्नी। स्टार्टअप लाइफ है ये तो। हमें सभी को पता था कि ठीक है, गीक्स फॉर गीक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन संदीप जैन सर की कहानी आई थिंक नहीं पता जाता लोगों को। सर ने कॉलेज टॉक्स में बता रखा है, बट आज हमें पता चल गया कि हाँ, जो पीछे उनके ब्रेन है गीक्स फॉर गीक्स के, उनका किस तरीके का रहा है। वो एजुकेशन टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एंड देन उन्होंने साइड बाय साइड ये चलाया गीक्स फॉर गीक्स, एंड नाउ
वी हैव दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे सर थोड़ी कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो कोडिंग के अंदर घुस रहे होते हैं, वो मेनली उनका रीज़न ये रहता है, मतलब 80-90% यही रहता है कि ठीक है प्लेसमेंट पानी है, एक अच्छी प्लेसमेंट पानी है। और ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का था कि कूलनेस है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो जा रहे होते हैं वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मुझे एक शिफ्ट कम भी दिख रहा है। उसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या क्या चल रहा है? तो अनुज, इंडिया का जो जिस तरह का मार्केट है, तो यहाँ पर हमेशा जॉब लोगों की प्रायोरिटी रहती है। इनफैक्ट मेरी भी रही थी। मैंने बस डी शो का सैलरी देखा और ज्वाइन कर लिया। राइट। मुझे नहीं पता था कि वो क्या काम करते हैं, क्या काम मैं करने वाला हूँ। सैलरी बहुत अच्छा था, आई ज्वाइंट इट। तो जनरली इंडिया का कल्चर ही ऐसा है, तो मुझे लगता है कि ये इतनी इजीली चेंज नहीं होने वाला है, तो वो रहेगा। और अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैं कोडर्स को दो तरह से देखता हूँ जनरली, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं गेमर टाइप के कोडर। वो जनरली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। उनको जल्दी से लीडर बोर्ड पे जाना होता है, और वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं 10 मिनट में। मेरे को तो अभी खुद से भी, मेरे से भी नहीं होता कभी कि वो 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। और एक होते हैं आर्टिस्ट टाइप के कोडर। तो मैं थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का कोडर हूँ। मुझे मतलब जब मैं डी शो में गया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि बहुत अच्छा कोड लिखो। वहाँ पे रिव्यू प्रोसेस होते थे, राइट। गाइडलाइंस होती थी। आप कुछ कमिट करते हो तो आपको फीडबैक भी आता था कि यार ये आपने कमिट नहीं करा है, ये आपने एफिशिएंट नहीं लिखा है। तो वो वाला मैं थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का कोडर हूँ, और मुझे वो वाली कोडिंग अच्छी लगती है मतलब। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्सन हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि यार आपको गेमर वाला कोड में मज़ा आता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डेफिनेटली करना चाहिए। आपको खाली ये नहीं सोचना चाहिए कि जॉब लग गई अब छोड़ दो। और अच्छा करना चाहिए उसमें, आपको मज़ा आ रहा है तो। राइट। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट टाइप के कोडर हो तो फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ अपना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, या फिर आप अल्टीमेटली सबको तो एक आर्टिस्ट वाला कोड तो लिखना ही होता है। हम लोग एसडी जॉब में जाते हैं मोस्टली। राइट। लेकिन अगर आप गेमर टाइप के कोडर, तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग छोड़ना नहीं चाहिए जनरली। उसको साथ हमेशा रहना ही चाहिए। और इवन मैं देख रहा था जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ऊपर तक जा रखे हैं, वो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और उनका एकदम वो पैशन है। ठीक है। एक चीज़ और पूछने की, एक टीयर्स का सीन है हमारे इंडिया में ना, टीयर 1 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज। टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर ये भी होता है कंपनीज़ का कि उन्होंने नाम भी नहीं सुने होते, जैसा आपका भी कॉलेज था, और वहाँ पे कंपनीज़ विजिट भी नहीं कर रही होती, तो वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है प्लेसमेंट पाना, एक अच्छी प्लेसमेंट पाना। तो वो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी उन बच्चों के लिए कि आप वो बच्चे किस तरीके से एक अच्छी प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं? तो जो टीयर 3 के स्टूडेंट्स होते हैं, अभी मैं वही कहूँगा फिर से कि काफ़ी चेंज हो गई हैं चीज़ें। और हमारे टाइम पे तो हमें हमारा रिज्यूमे देखते ही वो हटा देते थे, देखते भी नहीं थे। अभी ये कि अगर आप डीएसए में अच्छे हो, और आपका डीएसए एक सर्टेन लेवल तक अच्छा है, और या फिर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स लाइक कोड फोर्सेस पे हैंडल अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। भले ही आप किसी भी कॉलेज से हो। आप अगर किसी भी घटिया से घटिया कॉलेज से हो, और आपका कोड फोर्सेस का हैंडल अच्छा है, और आप वहाँ पर जाकर एचआर को अपना हैंडल हाईलाइट करके बताते हो, और वो अच्छे कोडर्स देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कंपनी शायद फाइट करेंगे आपको हायर करने के लिए। हम गीक्स में ही हायर कर लेंगे आपको, अगर आपका कोड शेफ पे कोड फोर्सेस पे हैंडल अच्छा है। तो आई थिंक अगर आप अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो और आप डीएसए अच्छा कर लो अपना, तो जॉब का इतना फाइट है नहीं। आप आज की टाइम पे आप किसी भी कॉलेज से हो। राइट, राइट। तो अपनी स्किल्स पे फोकस करना। एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से भी जा रहे होते हैं और कुछ डेवलपमेंट भी करके जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट अगर किसी का मन है, जैसे आर्टिस्ट टाइप का कोडर आप बता रहे हो, तो उसका डेवलपमेंट में मन है, उसको वेब डेवलपमेंट में मज़ा आता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मज़ा आता है, बैकएंड में करने में मज़ा आता है, और वो कुछ प्लेटफॉर्म जैसा खड़ा कर देता है कुछ कुछ, तो वो कितना एक एज दे रहा होता है बजाय एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर के, और जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है? देखो, जिस तरह से जॉब मार्केट है, जो मुझे लगता है उसमें आज की डेट में ये कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक सर्टेन लेवल तो आना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो फ्रेशर्स के जनरली प्रोजेक्ट्स वगैरह पे इतना एचआर फोकस नहीं कर पाते हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर किसी का कोड फोर्सेस का हैंडल अच्छा होता है, तो एक इमीडिएट अटेंशन जाता है सबका। तो मुझे लगता है वो थोड़ी नेसेसिटी है। भले ही आप गेमर टाइप के कोडर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो। और जो हायरिंग चैलेंजेस भी होते हैं, वहाँ पर भी आपको अपना डीएसए इस लेवल तक करना होगा कि आप उसमें compete कर पाओ। हम्म। तो उतना मुझे लगता है उतना तो करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप एक बार एम्प्लॉयबल हो गए तो फिर आप उतना कर पा रहे हो कि जैसे अमेजोन के जो हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गीक्स पे पढ़े, आप उनको उठाओ और देखो कि यार उसके जो 2 क्वेश्चन है, मैं जो टाइम लिमिट होता है उसके अंदर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ विदाउट एनी हेल्प। राइट। और अगर आप 1 घंटे में कर पा रहे हो, तो आपको आइडियली 40-45 मिनट में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अलग प्रेशर होता है जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हो।
तो आप वो करते रहो, और आपको एक बार लगने लग गया कि यार मैंने अमेजोन के 2 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने लग गया हूँ मैं सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, तब आपको अगर लगता है कि यार मैं गेमर नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉयबल हो गया, राइट। अब मैं अपना उस पर फोकस करता हूँ, ओपन सोर्स पे या कुछ बिल्ड करने पे। एक चीज़ यहाँ पर सर एक और आती है कि कुछ ना नॉन टेक बैकग्राउंड के भी लोग होते हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि टेक के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी सही पैसा कमा रहे हैं लोग, उनको एक चैलेंज आ रहा होता है, तो उसकी उनके लिए क्या पाथ रहना चाहिए? तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो, चाहे वो कोडिंग हो या कोई भी हो, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको अगर आप अच्छा करना चाहते हो। तो आपको दोनों चीज़ें करनी होंगी, लर्न भी करना होगा और क्वेश्चन सॉल्व भी करने होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो खाली प्रैक्टिस मत करो, साथ में स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी पढ़ते रहो। जैसे कुछ नहीं तो किसी दिन एक दिन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का विकीपीडिया पेज देख लिया, गीक्स का पेज देख लिया, उसके वेरिएशंस ऑफ प्रॉब्लम्स देख लिए। और खाली लर्निंग भी नहीं करनी है, खाली प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, दोनों करते रहना है। और जितना ज़्यादा आप दोनों कंबाइन कर लोगे उतना शायद आपका पाथ है वो आसान हो जाएगा। हम्म। यहाँ पर काफ़ी बार ना इनके लिए बैकग्राउंड एक बैरियर भी आ रहा होता है कि आपने इससे पहले एक नॉन टेक जॉब की थी और अब आप टॉक टेक जॉब में आ रहे हो, तो आई थिंक उनको जो जॉब मिल भी रही होती है टेक के अंदर, वो इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर नहीं दे रही होती है। तो आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि अगर आप लोगों को जाना भी है ऐसी जगहों पे, तो पहले जो आपको मिल रहा है ना टेक के अंदर वो पकड़ लो। हाँ, उसके बाद फिर आप 6 मंथ एक बार एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप जाओ, क्योंकि काफ़ी मेरे इवन फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, वो इस वजह से स्टक हैं काफ़ी महीनों से कि उनको ऑफ़र जो मिल रहे हैं वो मिल तो रहे हैं सर्विस बेस्ड से, टेक टेक ऑफर्स मिल रहे हैं, बट सर्विस बेस्ड से मिल रहे हैं और वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना इजीली मिल नहीं रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है मुझे दिख रहा है मार्केट के अंदर। आपने बताया था सर कि हायरिंग के अंदर भी कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं आजकल, कुछ अ, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है सब कुछ, पूरा का पूरा स्पेस इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो किस किस टाइप के चैलेंजेस कंपनीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं आजकल हायरिंग के लिए? पता नहीं अनुज, एसडी वाला जो मार्केट है सॉफ्टवेयर हायरिंग वाला, वो आजकल अलग ही लेवल पे है। हम्म। कोविड के बाद इतनी ज़्यादा हायरिंग हो रही है और हर कंपनी ही स्ट्रगल कर रही है, शायद हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं हायरिंग में। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप अपना डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सर्टेन लेवल तक अच्छा कर लो तो बहुत अच्छा टाइम है। मतलब आपको हार्ड वर्क थोड़ा करना है, एंड यू कैन ईजीली क्रैक कंपनी इंटरव्यूज। तो आजकल तो वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, हमें तो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, लोगों को हायर करना मुश्किल है, अच्छे कोडर्स को। और मुझे थोड़ा लगता है कि ये चैलेंज हमेशा से ही रहा है। अच्छे कोडर्स हमेशा उनके पास मल्टीपल ऑफर होते हैं, हम्म। और वो हमेशा नेगोशिएट भी करते हैं कि यार नहीं, मुझे वहाँ से भी इतना ऑफर है, आपसे भी इतना ऑफर है, तो हम्म। मुझे बताओ आप कितना क्या क्या दे रहे हो। बिल्कुल। तो अच्छे कोडर्स का तो हमेशा डिमांड है, लेकिन अभी कुछ अलग ही लेवल पे हो गया है। एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ सर कि अगर हम बाकी फील्ड्स के साथ कंपेयर करें, तो कोडिंग के अंदर और जो प्रोग्रामर्स का जो फील्ड ऐसा है कि आपको मेहनत तो एक्चुअली सब में ही करनी है अगर आपको ऊपर जाना है तो। लेकिन यहाँ पर ये है कि मेहनत का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता है वो काफ़ी हाई है प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर। आप लोगों को जिस तरीके से टैक्स स्पेस पूरा का पूरा ओवरऑल जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो काफ़ी सही चीज़ है इस टाइम पर। और जैसा आपने बताया कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, आप लोगों को बस थोड़ा सा वर्क डालना है इसके अंदर, एंड काफ़ी अच्छी जगहों पे आप लोग काफ़ी अच्छे ऑफर्स पा सकते हो। काफ़ी सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं लोगों को हायर करने के लिए, तो हाँ, काफ़ी सही टाइम है ये वाला। तो गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर हम जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि कुछ भी ढूँढना होता है तो मिल जाता है और पूरा का पूरा कम्युनिटी ड्रिवन है। इसके अंदर लेकिन एक चैलेंज मुझे दिख रहा होता है कि ठीक है, आपके पास काफ़ी सारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट आ गया है, लेकिन इसके अंदर वेरीफाई करना कि हाँ, कंटेंट के अंदर कितनी वैलिडिटी है, कितना सही है ये, वो वाला एक चैलेंज आया होगा आपके पास भी, आपने जब स्टार्ट किया होगा, तो वो उससे आपने कैसे डील किया और कंटेंट के अराउंड आपके क्या व्यूज़ हैं? तो अनुज, इनिशियली तो सारा कंटेंट मैं खुद लिखता था अच्छा। 100%। उसके बाद वो परसेंटेज धीरे धीरे करके कम हो गया, अभी मैं 0% लिखता हूँ। और एक चीज़ है जो गीक स्टोरीज को लेके हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं, वो ये है कि आई थिंक इंडिया में शायद कोई ही ऐसी वेबसाइट है जो पूरी तरह से इंडियन ओन्ड है, और उस पर इतना सारा यूएस ट्रैफिक आता हो, इतने सारे यूएस के लोगों से विजिट करते हो, और वो ट्रैफिक हर टॉप यूनिवर्सिटी से भी आता है, इंडिया, यूएस के, यूरोप के। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जो प्राउड वाली है कि वो कंटेंट इंडियन स्टूडेंट्स ने लिखा है। राइट। तो गीक्स इस तरह से फंक्शन करता है कि मोस्टली कंटेंट हमारे इंडिया के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लिखते हैं। हम उनको पर आर्टिकल पे करते हैं जो पब्लिश होता है, और अच्छा। एंड में उनको वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी देते हैं। और चैलेंजेस की अगर बात करें कि कंटेंट राइटिंग में हमें चैलेंजेस क्या आते हैं, तो इनिशियली तो मैं खुद लिख रहा था, तो वो मुझे पता था कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसे पब्लिश हो रहा है। फिर जब हमने पब्लिक कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा तो हमें चैलेंजेस आए। तो नाउ वी हैव अ बिग टीम ऑफ रिव्यूअर्स, जो हमारी इन हाउस टीम है।
और जो भी पब्लिश होता है वो एक बार एक ह्यूमन रिव्यू के बाद ही पब्लिश होता है। इनफैक्ट 2 स्टेप्स और रिव्यू होते हैं, कई बार उसकी वजह से थोड़ा रिव्यू डिले भी हो जाता है, लोग हमें स्टूडेंट्स मेल करते रहते हैं कि मेरा डिले हो गया। तो देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ रिव्यू, पहले एक रिव्यूअर रिव्यू करता है, फिर एक एडिटर रिव्यू करके पब्लिश करता है। तो पहले आप कंटेंट राइटर बनते हो गीक्स वीक्स पे, फिर आप ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख देते हो, फिर आप रिव्यूअर बन जाते हो। तो अच्छा। रिव्यूअर्स भी हमारे बाहर के ही होते हैं मोस्टली। तो कंटेंट राइटिंग में हमने, कंटेंट वाले में हमने यही करा है कि मैनुअल रिव्यू हमेशा रखा है, कुछ भी ऐसे ब्लाइंडली पब्लिश नहीं करा है। और अभी हम इम्प्रूवमेंट पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, कोई भी आके इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है, एंड वी पे पीपल फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो दैट वी डू। तो ये सारा के पीछे अगर हम थोड़ा-सा रेवेन्यू मॉडल की बात करें, तो ये सब पे सारा का सारा एड्स से ही हो रहा होता है या फिर क्या और कुछ? तो अगर आप गीक्स वीक्स का देखें, जैसे मैंने बताया कि यूएस और यूरोप से काफ़ी ट्रैफिक आता है, तो यूएस यूरोप में लोगों की पेइंग पावर ज़्यादा होती है रिलेटिवली। तो वहाँ पर जब आपका कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं तो यू गेट गुड रेवेन्यू। राइट। तो एड से ही हमारा मोस्टली रेवेन्यू आता है उस पे कंटेंट पे, और यही बिजनेस है बेसिकली। हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स लिखते हैं, हम उनको पे करते हैं, एंड देन दिस कंटेंट इज कंज्यूम्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वी गेट गुड ट्रैफिक फ्रॉम यूएस एज वेल। सो दिस इज अच्छा। हाउ वी फंक्शन दिस बिजनेस। मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है, और अब आपने मल्टीपल अलग वर्टिकल्स और डोमेन्स में जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने बताया प्रैक्टिस काफ़ी सही प्रैक्टिस। पहले मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ-कुछ ऐसे भी केसेस मैंने देखे थे। मैं एकदम फ्रैंकली बोलूँगा कि अगर 6 या 7 सेकंड भी लग रहे हैं तो भी वो टिक लग जाता था उसके अंदर कि हाँ ठीक है, सबमिट हो गया। कभी-कभी कुछ-कुछ टेस्ट केसेस वो बोलते थे कि हाँ, इनके लिए रॉन्ग है, लेकिन वो एक्चुअली सही होता था। बट अब मैं अभी भी यूज़ कर रहा होता हूँ गिग्स विगिस। तो अब प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ओवरऑल पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही मुझे दिख रहा है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। पहले आपने जैसे बताया था कि हाँ, एक एक इश्यू ये था कि कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था, बट अब स्ट्रक्चर्ड भी काफ़ी कुछ हो गया है। एक्चुअली एक इश्यू ये भी दिखता है कि इतनी सारी चीज़ों को, ब्रेथ ऑफ चीज़ों को आप लेके आ रहे हो, तो उसको एक डैशबोर्ड में दिखाना, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है। आई मीन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन अब वो भी काफ़ी एक बेटर फॉर्मेट में दिख रहा है। तो दैट्स रियली गुड। एक चीज़ अब यहाँ पर फाइनली मैं कवर करना चाहूँगा कि अब आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस टाइप का चल रहा है ये वाला जो आप बता रहे हो पूरा का पूरा एजुकेशनल का फील्ड है, और क्या-क्या चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए? तो इंडिया में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लगता है कि लोग जो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं आईआईटी, जी, नीट, इन सब की प्रिपरेशन में। मैंने खुद अपने 2 साल ख़राब करे हैं उसमें, और मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे कोडिंग करनी चाहिए थी। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि हर स्टूडेंट को एक बार ट्राई करना चाहिए आईआईटी, अगर वो करना चाहते हैं, बट इन जनरली स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ के उस एज के 2 साल कोडिंग पे या किसी और स्किल पे जो आपको अच्छा लगता है उस पर फोकस करोगे, तो शायद आप कैरियर वाइज ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो मुझे वो एक्चुअली इंडिया में अभी सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है पूरे सिस्टम में, कि सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भाग रहे होते हैं। आइडियली वो स्किल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इंजीनियरिंग में मुझे लगता है कि मतलब अगर आप इंजीनियर हो और आपको पता है कि मोस्टली लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी अगर आप हमारा इंजीनियरिंग का करिकुलम देखो, जैसे मेरे टाइम पे 2004 में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री भी पढ़ रहा था, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहा था, हमने वो एक वेल्डिंग भी करते थे, हमारी वर्कशॉप होती थी, आपने भी करे। सर फाउंड्री करते थे हम, और पता नहीं क्या-क्या करते थे हम। हाँ, ये तो सब मुझे है। वो समझ में नहीं आता कि उसका नीड नहीं है इतना ज़्यादा। मतलब आप कोडिंग पे फोकस करो, आपको पता है कि मोस्टली इनमें से कोडिंग कंपनी में जाने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं भी बिल्कुल सही बात है सर। आई मीन आप 4 साल में जितना सीख रहे होते हो, उसको आप 1 साल में भी कंडेंस कर सकते हो, जो कि रेलेवेंट है आपकी जॉब से। जो सब्जेक्ट्स रेलेवेंट रहते हैं, वो हम 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में जाके सीख रहे होते हैं। आई मीन जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया सिस्टम्स, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, जो कि थोड़े रिमोटली आरडीबी में सीखे, हम बहुत एंड में जाके सीख रहे होते हैं, जबकि शुरुआत में वही जैसा आपने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टाइट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। आई मीन कोई नीड नहीं है। राइट। एक तो ये हो गया, और अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड के अंदर जो अब चीज़ें आ रही हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट काफ़ी आ रहा है, आप भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट बना रहे हैं, तो इसके अंदर क्या टाइप की इनोवेशन आपको लगता है कि होनी चाहिए? लोगों को किस तरीके का और ज़्यादा लेके आना चाहिए, सो दैट इंडिया के अंदर बन जाए कि हाँ भाई, इंडियन एजुकेटर्स या फिर इंडिया में जो चीज़ है वो है एक टॉप नॉच चीज़ है, और इसको कंज्यूम करना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे? तो हम एज ए कंपनी इसको इस तरह से देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सोचते हैं कि इसको हम यही कर देंगे 1 साल में, 2 साल में, यार हमारा टारगेट है कि 2 साल में हम इस सिस्टम को यहाँ पे ले जाएंगे, हम ये इनोवेशन करेंगे। मोस्टली हमारा जो चेंजेस होते हैं, जिस तरह से हम इसको देखते हैं, वो यूज़र एक्सपीरियंस ड्रिवन होता है। हमें लगता है कि यार शायद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस का एग्जांपल बताया, तो हमने ओवर द टाइम देखा कि स्टूडेंट्स हमें क्या क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो हमने उसमें सारे इंप्रूवमेंट्स उसी हिसाब से करे।
तो इनोवेशन के टर्म में अगर बात करें तो मोस्टली हमारा ऐसा ही होता है, जो जिस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं कि यूज़र किस तरह से कंज्यूम कर रहा है, यूज़र का बिहेवियर क्या है, उस हिसाब से हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अपना सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि यार अब ये होने वाला है और हमें ये कर लेना चाहिए 1 साल के अंदर। राइट। सो वी फंक्शन मोस्टली दिस वे। और ये सर मुझे लगता है ये काफ़ी सही है, अगर आपको सक्सेसफुल अगर एक कंपनी बननी है तो, कि आपकी अपनी वैल्यूज़ तो चलो ठीक है कि हमें कहाँ पे लेके जाना है वो भी चलता रहे पैरेलली, लेकिन उसको आप पैरेलली अलाइन कर सकते हो विद यूज़र फीडबैक। और अगर आप ये क्रैक कर लेते हो, एक बार कोई कंपनी ये क्रैक कर लेती है कि क्या डिमांड है और क्या चल रहा है, क्या चाहिए लोगों को, और उसी के हिसाब से अगर हम चलाते रहें तो काफ़ी सही प्लेटफॉर्म वहाँ पे बन जाता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा आई थिंक फीडबैक, जो यूज़र फीडबैक आता है उसको काफ़ी ज़्यादा माइंड में लेके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस कर रहे होते हो। ग्रेट। फाइनली ये पूछना चाहूँ कि व्हाट इज़ योर विजन, कि किस टाइप का होने वाला है 5 ईयर डाउन द लाइन जीएफजी को, आप कहाँ देख रहे हो? तो जीएफजी का बिल्कुल विजन स्टार्टिंग से क्लियर रहा है कि हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करना है हर तरह से। और मैंने पर्सनली जो स्ट्रगल देखा है, जो एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा था, और मुझे लगता है वो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को होता है कि 2 सेशनल एग्ज़ाम, एंड टर्म एग्ज़ाम, और टीचर भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट में भी आप कुछ नया करो। कई बार वो रिसर्च पेपर भी एक्सपेक्ट करते हैं। Uh-huh. तो मैं, और उसके बाद आपको जॉब भी लेनी होती है 4 साल के बाद। तो मुझे वो लगता है कि हमारा अभी तक विजन क्लियर रहा है कि हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हर तरह से हेल्प करना है। हम उसी के अराउंड काम करते आए हैं, बट अब हमने वो काफ़ी हद तक क्रैक कर लिया है। तो अब हम और फील्ड्स में जाने का सोच रहे हैं, और बेसिकली हमें गीक्स फॉर लीक्स को लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स बनाना है। और जो कंटेंट वाला भी बिजनेस है, तो वो आप देखो गीक्स लिख रहे हैं, गीक्स कंज्यूम कर रहे हैं, हमें उसी डायरेक्शन में, कम्युनिटी की डायरेक्शन में इसको बिल्ड करने का प्लान है। एंड एट द सेम टाइम लो कॉस्ट एजुकेशन और फ्री एजुकेशन पे हमारा प्राइमरी फोकस रहा है हमेशा से। और लोगों को हेल्प करने का पर्पज़ है, रेवेन्यू कभी हमारा मेन फोकस कभी नहीं रहता है। हमारा पर्पज़ वो रहता है कि लोग हमेशा हमें एज ए गुड कंपनी देखें, हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सर ये तो है, बिल्कुल है। आप जिस टाइप की चीज़ें जिस तरीके से प्रोवाइड करा रहे होते हो, इवन जो आपके कोर्सेज़ चल रहे होते हैं, टॉप नॉच बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज़ होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल वो भी आ रहे होते हैं, और फ्री कंटेंट तो हमें सबको ही पता है। तो वो काफ़ी सही चीज़ है। आप जिस वैल्यूज़ को लेके चल रहे हो, जो भी आपका विज़न है, वो भी एकदम प्योर और बहुत ही कमाल का है। तो आई विश यू वेरी ग्रेट सक्सेस सर, कि आप हाँ, अभी तक चलते आ रहा है, आगे भी काफ़ी अच्छे से चलता रहे। एंड थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक्स अनुज। एंड आप लोग भी जो कर रहे हो ना, जो आपने जो कंट्रीब्यूट करा है कम्युनिटी में, आई हैव बीन फॉलोइंग यू, एंड यू हैव बीन डूइंग ग्रेट द वे पीपल एंड स्टूडेंट्स अप्रिशिएट। आई थिंक आपको भी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आप और टाइम दीजिए इसमें और ग्रो करिए। आई बिल्कुल वुड लव सर। टू सी यू ग्रो इन फ्यूचर। अरे सर, मैं तो ये सुन के ना जब मुझे पता चला ना कि आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड, और आपकी मुँह से ये सारी बातें सुन के आई एम ठीक है फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू सर।